आज की इस वीडियो में हम पुम बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो पुम बीजाणु होता है या सूक्ष्म बीजाणु होता है, इसको हम परागकण के नाम से भी जानते हैं। ये किसी भी पुष्प में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के एंथर में बनता है और इसके बनने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस बोर्ड पर सारी प्रक्रिया का एक चित्र बनाया गया है जिसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा। चित्र पहले ही बना दिया गया था इसलिए ताकि इसको बनाने में जो समय खर्च होगा और इसको बनाने में जो वीडियो लंबा होगा उससे लोड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये पहले से ही बना दिया गया है। अब इसको हम जल्दी से समझा करके आपको हम बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऊपर हेडिंग लिखा ही गया है, आप देख रहे हैं परागकोश का विकास, कैसे परागकोश का विकास होगा और पुम बीजाणु जनन अथवा सूक्ष्म बीजाणु जनन। सूक्ष्म बीजाणु का जनन, अभी सूक्ष्म बीजाणु के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको परागकण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर परागकण का निर्माण कैसे होगा इसके बारे में आपको बताया जाएगा और साथ ही ये परागकण जिस परागकोश में पाया जाता है उस परागकोश का विकास कैसे हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में आपको इसमें समझाया जाएगा। थोड़ी सी चीज़ हम पीछे से चल के आपको बताना चाहेंगे कि परागकोश और या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, जिसको हम पुमंग के नाम से जानते थे। इसके ग्रुप को पुमंग का नाम तो आप जानते ही हैं। और इस पुमंग में मैंने आपको बताया था कि पुंकेसरों का समूह होता है। किसका समूह होता है? पुंकेसर का। और ये पुंकेसर दिखने में होता कैसा है? ये पुंकेसर दिखने में ऐसे होता है, ये देखिए, ये ऐसे मैंने बताया था, जिसमें ऊपर की तरफ के भाग को मैंने कहा था एंथर। एंथर का मतलब परागकोश। इसी परागकोश के विकास की हेडिंग यहाँ पर लिखी गई है। और साथ ही साथ अगला क्या लिखा गया? पुम बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणु जनन। मैंने आपको बताया था किसी परागकोश में छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, गोलाकृति की संरचनाएं पाई जाती हैं, संख्या में बहुत अधिक होती है और इन्हीं को क्या कहते हैं? परागकण, या इन्हीं को दूसरे नाम से भी जानते हैं सूक्ष्म बीजाणु, जो यहाँ पर लिखा गया है। चाहे परागकण कह दीजिए या सूक्ष्म बीजाणु कह दीजिए, इंग्लिश में इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं। और माइक्रोस्पोर के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से यहाँ पर लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहेंगे कि जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर में ऊपर की तरफ के भाग को परागकण कहते हैं, एंथर या परागकोश कहते हैं, और इसमें परागकण पाए जाते हैं। तथा नीचे की तरफ के भाग को पुतंतु के नाम से जाना जाता है। पुतंतु, तो पुतंतु का यहाँ पर खास कोई फंक्शन नहीं है, ये तो केवल क्या कहते हैं, परागकोश को किसी भी फ्लावर के साथ अटैचमेंट कराने का काम किया रहता है, तो मिलाकर के अस्थायी बनाए रखता है। और यहाँ पर जो परागकण है जिस परागकोश में पाया जा रहा है, हम उसी परागकोश के विकास की प्रक्रिया को पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें परागकण कैसे बनता है हम थोड़ा उसके प्रोसेस को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरुआत यहाँ से करते हैं। ये देखिए परागकोश का एक तरुण भाग है। तरुण भाग मतलब प्राथमिक अवस्था में पाया जाने वाला भाग है। और इस प्राथमिक अवस्था में देखा गया, इसके अनुप्रस्थ काटा गया, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा गया और इसके अनुप्रस्थ काट करके जब देखा गया तो इसमें पाया गया कि सबसे बाहर की तरफ केवल एक एपिडर्मिस का लेयर पाया जाता है। एपिडर्मिस का लेयर मतलब सबसे बाहरी स्तर पाया जाता है और उसके अंदर बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब विभज्योतिकी जिसको कोशिका कहते हैं, ये कोशिकाएं हमेशा विभाजित होती रहती हैं, हमेशा विभाजित होती रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे बाहर की तरफ एक लेयर पाया जा रहा है कोशिकाओं का, इसको एपिडर्मिस का लेयर यहाँ पर कह रहे हैं। और उसके बाद फिर उसके अंदर जितनी भी प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित है, इन सभी कोशिकाओं को यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल लिखा गया है। और फिर आगे क्या होता है, इनके डेवलपमेंट की प्रक्रिया को आगे भी अध्ययन किया गया। तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया में ये देखा गया कि एपिडर्मिस के नीचे की जो कोशिका है उसी में से कुछ कोशिकाएं हो क्या जाता है, बड़ी हो जाती है। और बड़ी जब हो जाती हैं, साथ ही साथ ये बड़ी होकर के विभज्योतिकी तो रहती ही है, ये भी विभाजित होंगी। तो बड़ी होकर के अगर ये संरचना में अपने बदलाव कर रही हैं तो अन्य कोशिकाओं से अलग हो रही हैं। अगर अन्य कोशिकाओं से अलग हो रही हैं तो इनका नाम रखना जरूरी है। इनको हमने क्या कह दिया? आर्कीस्पोरियल सेल नाम लिखा है, आर्कीस्पोरियल सेल। मतलब ये आर्कीस्पोरियल सेल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर देखिए 4 कोने हैं, चारों कोनों पर मैंने आर्कीस्पोरियल सेल बना दिया है। और बीच में यहाँ पर देखिए प्रोकैम्बियल स्टैंड भी बनता है। ये प्रोकैम्बियल स्टैंड जो यहाँ पर बनाया गया है, ये बाद में कंडक्टिंग स्टैंड का काम करता है। और कंडक्टिंग स्टैंड को यहाँ पर हिंदी में कहेंगे संवहन मंडल। संवहन मंडल का क्या कार्य है ये तो आप जानते ही हो। संवहन मंडल संवहन करने का कार्य करता है जल और भोज्य पदार्थों का। कहने का मतलब इन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करने के लिए कोई एक
सिस्टम तो चाहिए ही, जो सिस्टम है वो यहाँ पर बीच में कंडक्टिंग स्ट्रैंड है, यही इनके पोषण का या जल और भोजन संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने का काम करता है। तो अच्छा, बीच में एपिडर्मिस के नीचे आपने आर्किस्पोरियल सेल तो देख लिया, बीच में प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड देख लिया, जो बाकी स्पेस है इसमें भी ये सेल्स भरे पड़े होते हैं। इसको मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि आपको अध्ययन में असुविधा ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर हम बाकी बचे हुए स्थान को यहाँ पर सेल से भर देंगे। देखिए यहाँ पर ये बनाने में समय लगता है, इसीलिए हमने फिगर पहले ही बना लिया था ताकि ये सब बनाना ना पड़े। अब इसको तो भरना पड़ेगा ही, थोड़ा सा इसको भर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये संरचना विकसित होकर के इस फॉर्म में चेंज हो जाती है दूसरे स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में यहाँ पर आते हैं, तीसरे स्टेप में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसका और विकास हो जाता है। जब इसका और विकास हो जाता है तो और विकास होने पर होता क्या है कि वही आर्किस्पोरियल सेल जो है वो विभाजित हो जाती है, और ये आर्किस्पोरियल सेल विभाजित होकर के यहाँ पर दो प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर ये इसको सीधा कर लें। ठीक है, ये माइक का जो तार है इसमें थोड़ा पैर से लग गया था, इसलिए डिस्टरबेंस हो गया था। इसको हमने सही कर लिया है। अब आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड स्टेप में होता क्या है कि जो आर्किस्पोरियल सेल यहाँ पर पाया जाता है इसमें विभाजन हो जाता है, और इस आर्किस्पोरियल सेल में विभाजन के फलस्वरूप होता क्या है कि ये दो प्रकार के विशिष्ट प्रकार के सेल्स या कोशिकाओं का निर्माण करता है। एक सेल का नाम जो कि एपिडर्मिस की तरफ है, बाहर की तरफ है, इस बाहरी एपिडर्मिस की तरफ पाए जाने वाले सेल को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पेरिएटल सेल, मतलब प्राथमिक भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका क्यों? क्योंकि ये भित्ति के पास, एपिडर्मिस भित्ति है ना, बाह्य भित्ति एपिडर्मिस के पास पाया जा रहा है भित्तीय कोशिका, इसलिए इसको नाम दिए हैं। और अंदर की तरफ, भीतर की तरफ पाई जाने वाली कोशिका को हम कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। तो इस तरह से यहाँ पर दो प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और बीच में तो आपका प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड है ही, जो बाद में मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, कंडक्टिंग स्ट्रैंड के रूप में परिवर्तित होगा। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर भी बीच में स्पेस है। अब इस स्पेस को हमें भरना पड़ेगा, और भरने में थोड़ा वक्त लेंगे हम आपका। यहाँ पर आप तब तक आप भी चाहें तो इसको बना सकते हैं, ऐसे बना लीजिए। हम नहीं भी इसको भरेंगे तब भी अब जान तो गए ही हैं कि बीच में जो स्पेस है इसको सेल्स से भरना है, और इसको सेल्स से भर देंगे तो ये आपका पूरा फिगर कंप्लीट बन करके तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, उस नेक्स्ट स्टेप में हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को नहीं लिए हैं, इसके केवल एक पार्ट को लिए हैं। एक पार्ट में जो डेवलपमेंट होगा वही इसके हर पार्ट में डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से एक पार्ट के डेवलपमेंट को हम आपको दिखा दे रहे हैं, बाकी पार्ट के डेवलपमेंट को आप जान जाएंगे। और यहाँ पर बीच में चूँकि हम इसके एक पार्ट को सिर्फ केवल इतना लेकर के दिखा रहे हैं, केवल इतना सा भाग लेकर के दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बीच में जो प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड है ये बाद में ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका नाम आगे की तरफ लिख देंगे हम कंडक्टिंग स्ट्रैंड। ये हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं फिलहाल। आप जब इसका पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो इसमें आप कंडक्टिंग स्ट्रैंड दिखा सकते हैं। केवल एक पार्ट को हम यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है फिर। तो आपने देखा कि बाहर की तरफ भित्ति के पास में प्राइमरी पेरिएटल सेल जो है, ये प्राइमरी पेरिएटल सेल बार बार विभाजित होकर के कम से कम 4 से 5 स्तरों का निर्माण करता है। प्राइमरी पेरिएटल सेल बार बार विभाजित होकर के 4 से 5 स्तरों का निर्माण करता है, और ये 4 से 5 जो स्तर बनते हैं वो कौन कौन से नामों से जाने जाते हैं, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। बाहर की तरफ तो एपिडर्मिस है ही, बाहर की तरफ जो एपिडर्मिस है उसके नीचे ही प्राइमरी पेरिएटल सेल उपस्थित है। और प्राइमरी पेरिएटल सेल मैंने आपको बताया कि बार बार विभाजित होकर के कम से कम 3 से लेकर के 5 स्तरों का निर्माण करता है। और 3 से 5 स्तरों में जो मुख्य स्तर बनते हैं वो क्या है, एक स्तरीय कोशिकाओं के इकहरे स्तर का सबसे पहला लेयर बनता है
जो कि एपिडर्मिस के पास में होता है, इसको हम इंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोथीसियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नाम लिखा है इंडोथीसियम। ये एपिडर्मिस के पास में होगा। ये कोशिकाएं कुछ लंबी होती हैं और इसके नीचे लगभग 2 से 3 कोशिकाओं का स्तर एक और पाया जाता है। 2 से 3 कोशिकाओं का स्तर पाया जाता, 2 से 3 लेयर पाए जाते हैं कोशिकाओं के। जो कोशिकाओं के 2 से 3 लेयर पाए जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने केवल 2 ही लेयर बनाए हैं, आप 3 लेयर भी बना सकते हैं। तो फिलहाल बीच वाले इस लेयर को हम मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। तो पहला कोशिकाओं का एक इकहरा स्तर इंडोथीसियम के नाम से जाना गया। उसके बाद कम से कम कोशिकाओं के 3 लेयर, ये 3 स्तर मिडिल लेयर के नाम से जाने गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, सबसे नीचे केवल एक स्तर कोशिकाओं का बना होता है, कोशिकाओं का एक सिंगल लेयर पाया जाता है, इसको हम टाइपिटम कहते हैं। टाइपिटम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 लेयर का निर्माण हो गया है। पहला इंडोथीसियम, दूसरा मिडिल लेयर और तीसरा टाइपिटम। ये जो टाइपिटम का लेयर होता है, इसमें जो कोशिकाएं पाई जाती हैं ये बहुकेंद्रकी हो जाती हैं। पहले तो एक ही केंद्रक होता है, बाद में इसका केंद्रक विभाजित होकर के बार बार कई केंद्रक इसमें बना लेता है, अर्थात ये कोशिकाएं बहुकेंद्रकी हो जाती हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे इसमें कि जो इंडोथीसियम की कोशिका है और जो टाइपिटम की कोशिका है, ये अंदर की तरफ यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका नाम क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसके पोषण में ये इंडोथीसियम की सेल और टाइपिटम जो मल्टीन्यूक्लिएटेड है, टाइपिटम की सेल्स नष्ट हो जाती हैं। कहने का मतलब इंडोथीसियम की सेल और टाइपिटम की सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के पोषण में, न्यूट्रिशन में या न्यूट्रिशन के लिए जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है इसको प्रदान करती हैं, इसका न्यूट्रिशन करती हैं और इसका न्यूट्रिशन करने में ये कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इस तरह से हम आगे चलते हैं। ये तो जो 3 लेयर बने इंडोथीसियम के, मिडिल लेयर्स और टाइपिटम के लेयर्स, ये किससे बने, प्राइमरी पैरिएटल सेल से बनते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप प्राइमरी पैरिएटल सेल है और ये प्राइमरी पैरिएटल सेल के बाद आता है आपका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आता है, वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बार बार विभाजित हो करके किसका निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। किसका निर्माण करेगा, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका। बाद में इन्हीं सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में फिर से अर्धसूत्री विभाजन चलता है और इन सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाओं में जब अर्धसूत्री विभाजन चलता है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होगा, जिसको हम पराग कण के नाम से जानते हैं। किसका निर्माण होगा, सूक्ष्म बीजाणु। देखिए इसके बहुत सारे नाम हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब विभाजन होगा तो किसका निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा। माइक्रोस्पोर या इसको हिंदी में सूक्ष्म बीजाणु या इसको माइक्रोस्पोर को दूसरे नाम से कहते हैं पोलन ग्रेन या इसको हिंदी में कहते हैं पराग कण। तो यहाँ पर आप फिर से देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे बने, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल के विभाजन के फलस्वरूप बने। 2-3 बार ये विभाजन करते हैं तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण हो जाता है और फिर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब अर्धसूत्री विभाजन चलता है तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत से माइक्रोस्पोर बनते हैं या बहुत से पोलन ग्रेन बनते हैं। हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन के, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुत से सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है या परागकण का निर्माण होता है। और ये परागकण होते कैसे हैं, हैप्लॉइड। कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपने देखा कि ये परागकोश जो विकसित हो रहा है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। अभी तो ये एक ही परागकोश था, यहाँ पर 4 परागकोश हैं। जैसे एक विकसित परागकोश का हम यहाँ पर निर्माण किए हैं, वैसे नीचे की तरफ ये चारों विकसित परागकोश आप बना करके इसके परागकोश के विकास की पूरी प्रक्रिया को आप दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर पुंज बीजाणु जनन या सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण कैसे हो रहा है, परागकण या सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण कैसे हो रहा है, आपने इस वीडियो में ये भी अध्ययन कर लिया है। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर अभी सूक्ष्म बीजाणु जनन के बारे में पढ़े हैं, अब गुर बीजाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। गुर बीजाणु जनन का मतलब अब यहाँ पर परागकण जैसे बना है वैसे कैसे एक सेल का निर्माण होता है, उस एक सेल के बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप देख करके ये फिगर बना लीजिए और इसका डिस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो फिर पुंज बीजाणु जनन यहाँ पर पढ़ चुके हैं आप, अब इसके बाद गुर बीजाणु जनन के बारे में अध्ययन करेंगे।